नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएम की क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। और चलिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। आंसर कीजिए। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें पॉलिटी में किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है चार्टर एक्ट 1833। हमने अभी तक 1813 चार्टर एक्ट 1813 तक देख लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं 1833 के फीचर, ठीक, और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। चलिए शुरू करते हैं। हमने 1833 के एक्ट से, इससे पहले हमने 1773 से लेकर 1813 तक के एक्ट को हमने देख चुके हैं। अब चलिए 1833 के चार्टर अधिनियम के फीचर देखते हैं। पहला फीचर देखते हैं, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1813 तक हमने देखा था, ठीक, कि सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे अधिकार को खत्म कर दिया था। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना, 1813 के एक्ट के अंतर्गत, ठीक। लेकिन अब क्या होता है कि 20 साल बाद, ठीक, 20 साल बाद 1813 के 13 से 20 साल बाद आप देखें तो 1833 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार जितने भी थे वो कंपनी के समाप्त कर दिए गए, ठीक। अब जो है भविष्य में 1833 के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे वर्क करेगी? एज ए राजनीतिक कार्य के रूप में, ठीक है ना, राजनीतिक बॉडी के रूप में काम करेगी। वो राजनीतिक कार्य ही करेगी, व्यापारिक कार्य उसके खत्म हो गया। कंपनी के कार्यकाल को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात राजनीतिक कार्य ही करेगी, लेकिन कितने सालों तक? 20 वर्षों तक। 1800 चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि 20 वर्षों तक वह जो है राजनीतिक कार्य ही करेगी, ठीक। तो कंपनी अब कितने 1833 से लेकर 1853 तक, और यह अंतिम बार था, ठीक है ना, यह अंतिम बार था, अर्थात 1853 तक ही वह कर पाई ऐसा जो है राजनीतिक कार्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्या फीचर है। देश की प्रशासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब देखते हैं कैसे देश की प्रशासन का जो है वो प्रशासन प्रणाली का केंद्रीकरण क्या कर दिया। वो कौन कौन से उपबंध इसमें किए गए थे 1833 के एक्ट में, जिससे यह परिलक्षित होता है कि देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके अंतर्गत। पहला हम देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था 1833 से पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक। लेकिन 1833 में ऐसा एक्ट कर दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या बोला जाएगा? अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। और इनमें भारत के गवर्नर जनरल में बहुत सारी शक्तियाँ जो है, इनको बहुत सारी शक्तियाँ दे दी गई भारत के गवर्नर जनरल को, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक। क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक अर्थात भारत के गवर्नर जनरल में, प्रथम गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैनिक शक्तियाँ दे दी गई, ठीक। मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। अर्थात इससे पहले क्या होता था? 1833 के एक्ट से पहले, ठीक, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर खुद जो है विधायिक अर्थात कानून बनाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया? 1833 में यह प्रावधान कर दिया गया, ठीक। 1833 के एक्ट में, चार्टर एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब मद्रास और बम्बई के गवर्नर कोई भी विधायिका शक्ति नहीं, विधायक मतलब अर्थात कानून नहीं बनाएंगे। जो भी बनेगा वो सेंट्रल लेवल पे अर्थात भारत के गवर्नर जनरल ही बनाएंगे, अपने काउंसिल के साथ, अपने परिषद के साथ मिलकर ही कानून बनाएंगे। अर्थात अब देखें तो प्रांतीय गवर्नरों से विधि बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। इस किस एक्ट के अंतर्गत? 1833 के एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए तो पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको मिल गया? पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार जो मिल गया, सब परिषद गवर्नर जनरल, अर्थात गवर्नर जनरल अपने परिषद, गवर्नर जनरल और इनके परिषद में जितने भी सदस्य हैं वो मिल के ही पूरे भारत के लिए कानून बनाएंगे। ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब दिखा रहा है आपके लक्षण किसके? केंद्रीय शासन प्रणाली के एक लक्षण दिखा रहे हैं सारे। भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना देना, सारी नागरिक और सैनिक शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दे देना, मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को उनसे विधायक शक्ति ले लेना, ठीक। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब केंद्रीकरण की जो है फीचर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या फीचर किया गया।
गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, अब देखा जाए राजस्व के संबंध में भी देखा जाए उनको पूरा अधिकार दे दिया गया, अर्थात बजट तैयार करने का जो अधिकार है पूरे भारत के लिए किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य अर्थात चौथा सदस्य को शामिल किया गया। आपको बता दें कि हमने देखा था कि 1773 के एक्ट में, ठीक, 4 लोगों का जो क्या था, 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था, गवर्नर को हेल्प करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट जब आई तो पिट्स इंडिया एक्ट में कितने सदस्य कर दिए गए, 1 सदस्य को घटा के 3 कर दिया गया। अगेन हम फिर देखते हैं कि 1833 के एक्ट के अंतर्गत, ठीक है ना, ये 3 जो सदस्य थे 1 सदस्य को बढ़ा दिया गया। 1 सदस्य जो बढ़ा था वो कानूनी सदस्य था, इसलिए बोल रहा है कि ये कानूनी चौथा सदस्य को शामिल किया गया, चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया। क्यों शामिल किया गया, हमने इससे पहले वाले देखा है कि पूरे भारत के लिए कानून बनाना था। अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने के लिए, ठीक, जो एक कानूनी सदस्य की जरूरत थी, जो ताकि क्या करे, वो कानूनी परामर्श दे गवर्नर जनरल को कि कैसे कानून बनाने हैं। ठीक, जो प्रथम कानूनी सदस्य जो जोड़ा गया, कानूनी सदस्य जो बने वो कौन थे, मैकाले थे। क्वेश्चन में पूछे गए हैं काफी बार कि प्रथम सदस्य कानूनी सदस्य कौन था, ठीक है ना, तो वह सर्वप्रथम जो था मैकाले था। इसमें एक और चीज प्रावधान था कि जो भी कानूनी सदस्य होगा वो भारतीय नहीं होके कौन सा होगा, अंग्रेज होगा। ठीक है ना, अंग्रेज को होना था। प्रावधान इसमें उपबंध ऐसा किया गया था कि भारतीय नहीं होके और कौन होगा, अंग्रेज होगा उसमें। ठीक, कौन, कानूनी सदस्य। चलिए, इसी एक्ट के अंतर्गत, ठीक, 1833 के अंतर्गत क्या किया गया, ठीक, सारे जितने भी कानून तो सबका एक क्लासिफाइड कर दिया गया, एक वर्गीकरण किया गया उसको। ठीक, इस वर्गीकरण को करने के लिए, ठीक, क्या किया गया, विधि आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक, विधि आयोग की नियुक्ति की गई। 1833 के एक्ट के में प्रावधान किया गया विधि आयोग के लिए। ठीक, विधि आयोग का गठन किया गया। ये विधि आयोग का काम क्या था, इस विधि आयोग का काम था सारे कानूनों का वर्गीकरण करना। और इस विधि आयोग का जो अध्यक्ष किसको बनाया गया, वो अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकाले को ही बनाया गया। जो चौथे कानूनी सदस्य के रूप में जुड़े थे उन्हीं को जो है विधि आयोग का सदस्य बनाया गया। ठीक है ना, और 1834 में, ठीक, 1833 में तो एक्ट आया, कानूनी सदस्य के रूप में काम मैकाले भी जुड़ गए इसमें। ठीक है ना, अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया, सारे कानूनों को एक जगह सिस्टमेटिक वे में क्लासिफाइड करके संग्रहित करने के लिए, ठीक है ना, संकलित करने के लिए जो है विधि आयोग का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष कौन बने, तो लॉर्ड मैकाले बने। आप एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वह लॉर्ड मैकाले थे। चलिए, यहाँ तक हमने समझा। और 5वें नंबर पर देखते हैं सबसे पहले दास प्रथा को, जो, ठीक, आप देखते हैं 1833 से पहले दास प्रथा काफी पहले, दास प्रथा को क्या कर दिया गया, विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया, अर्थात इलीगल घोषित कर दिया गया। दास प्रथा को क्या कर दिया, वो विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। ठीक, अर्थात वो लीगल नहीं रह गया। ठीक, 1843 में उसका उन्मूलन ही कर दिया गया। 1843 आते आते दास प्रथा का क्या कर दिया गया, समापन ही कर दिया। लेकिन 1833 में यह प्रावधान किया कर दिया गया कि दास प्रथा जो है वह विधि के अगेंस्ट है। ठीक है ना, तो दास प्रथा को देखा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप देखते हैं कि इस चार्टर एक्ट की धारा 87 में, ठीक है ना, यह उपबंध किया गया था, यह नियम बनाया गया कि कंपनी के अधीन, याद रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर अयोग्य न ठहराने जाने का उपबंध किया गया। अर्थात किसी भी भारतीय के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होगा। अगर वह कंपनी में कोई भी जॉब प्राप्त करना चाहता है तो किसके आधार पे, धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, वंश के आधार पे, वर्ण के आधार पे कोई भी उसमें पक्षपात नहीं किया जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि नियुक्तियों के मामले में, अर्थात पद ग्रहण करने के मामले में वहाँ जो है ना योग्यता संबंधी, आप समझते, कैपेबिलिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया, ना कि भेदभाव को इंपॉर्टेंस दिया गया। अर्थात जो कैपेबल है वो जॉब ले सकते हैं, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वह ब्रिटेन के ही नागरिक क्यों ना हो। इसमें यह प्रावधान किया गया किसमें, चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा 1833 के एक्ट के अंतर्गत ये। ठीक, चलिए अब आगे हम देखते हैं हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। अगर आपने अच्छी तरह से समझा होगा तो इसको आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आईएएस
3 यानी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में 1833 के चार्टर एक्ट के, ठीक है ना। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? आंसर कीजिए। अगर आपने सही से समझा है तो इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का समापन कर दिया गया। पहला स्टेटमेंट, काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदला गया। दूसरा स्टेटमेंट, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता को की सभी शक्तियां प्रदान कर दी गई। विधिकर्ता की सभी शक्तियां, गवर्नर जनरल के काउंसिल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान की गई, ठीक। चौथा है, गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति की गई। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है डी। हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारिक गतिविधि थी उनको समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। काउंसिल में परम सत्ताधारी पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में के नाम में बदल दिया गया। बिल्कुल सही। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? अब भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक। काउंसिल में गवर्नर जनरल विधिकर्ता के, आपने बताया कि सारे पूरे देश के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को। सेम स्टेटमेंट, यही बहुत सी बातें कर रहा है, ये भी सही है। चौथा जो हमने देखा, विधि सदस्य के रूप में कोई अंग्रेज को वहां नियुक्त करना था, ना कि भारतीयों को नियुक्त करना था, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, ठीक। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1833 का एक्ट कितने इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो पीसीएस के लिए हो, वनडे एग्जाम के लिए हो या यूपीएससी के लिए हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, कोविड से बच के रहें, और प्रीवियस जितने भी वीडियो डाले गए हैं आप पॉलिटी के, आप उसको जाके देखें, आप एग्जाम में अच्छे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।